नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सहसा नाम। बिहार में कल सेकंड फेज का चुनाव है। पहले फेज में क्या हुआ, कौन सा गठबंधन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, इस पर तमाम बातचीत हो चुकी है। और जो एक वोटिंग परसेंटेज की बात लगातार हो रही है कि इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग हुआ है और इसका फायदा किस गठबंधन को होने वाला है और किसकी सरकार बनने जा रही है, तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन इस बीच सेकंड फेज के चुनाव के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी और एग्जिट पोल के बाद आकलन करने की स्थिति में और हम हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या, सेकंड फेज में क्या होने, इन तमाम समीकरणों पर बात करने के लिए मेरे साथ द पॉलिटिकल पंडित के एडिटर शिवपूजन जहाज जी जुड़ रहे हैं। शिवपूजन जहाज जी से मैं कुछ सवाल करूं उससे पहले दो लाइन में इनका परिचय में करा दूं। देश के बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के बहुत बड़े संपादकों में, बड़े पत्रकारों में गिने जाते हैं शिवपूजन जी। बिहार की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बारीकी से उसका विश्लेषण करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शिवपूजन जी से आज बात की जाए और सेकंड फेज के पहले अभी तक जो कुछ हुआ है उसके बारे में, सेकंड फेज में क्या होगा उसको लेकर, और 14 तारीख जब नतीजे आएंगे तब वो क्या देख रहे हैं। शिवपूजन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी नजर में अभी बिहार का चुनाव किधर है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर जी। बिहार का चुनाव किधर जा रहा है? आज से 4 महीने पहले कहीं और जा रहा था, आज से 1 महीने पहले कहीं और चला गया, और अभी फर्स्ट फेज के ठीक पहले कहीं और चला गया। अब मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं। चलिए, हम राहुल गांधी की बिहार यात्रा से शुरुआत करते हैं। आपको बिहार में एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का झंडा कई जगह दिखा या नहीं दिखा सड़कों पे? राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़, और जबरदस्त आपने देखा कि कांग्रेस का हुजूम दिखा। भाई 1989 के पहले तक कांग्रेस लगभग तमाम सीटों पे काबिज हुआ करती थी ना, अनडिवाइडेड बिहार में। और आज कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि कांग्रेस पिछलग्गू हो चुकी है, पिकी बैकिंग कर रही है राजद की। उसका जिम्मेदार कौन है, खुद कांग्रेस या राजद? एक सवाल। दूसरी बात यह समझिए कि राहुल गांधी ने एक टेम्पो बिल्डअप करने की कोशिश की, एक मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश की। हालांकि उनका जो बैकड्रॉप था, जिस मुद्दे पर वो मोमेंटम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद आधारहीन था। तो उन्होंने हवाई महल एक बनाया, एसआईआर का मुद्दा। भाई एसआईआर का मुद्दा हमने तो, मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 राजद और कांग्रेस के एमएलए जिनको टिकट नहीं मिला, उनसे बात की कि भाई तुम्हारे इलाके में कितना वोट कटा, कितनी वोट पे डकैती पड़ी। उनका जवाब नगण्य था। तो राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे अटैक करें, उनका लार्जर एक एम्बिशन हो सकता है, गेम प्लान हो सकता है। लेकिन देखिए, बिहार पहला गणराज्य, यहां की पब्लिक इतनी बेवकूफ तो है नहीं। आप समझ सकते हैं ना कि डेमोक्रेसी यहां पर बिहार में कब से है? जब वर्ल्ड पूरी दुनिया है बार्बरिक एज में होती थी। और पहला कोई साम्राज्य अगर आपके जहन में आता है तो किसका आता है साम्राज्य? अगर अशोक के स्तंभ आपको कांधार अफगानिस्तान तक नजर आते हैं और इधर कहां तक नजर नहीं आते, कहने की जरूरत नहीं है। तो बिहार क्या था उस वक्त? शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा, विक्रमशिला, यहां पर कहां कहां से शिक्षा ग्रहण करने लोग नहीं आते थे। और हमेशा बिहार में डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार किया है बिहार में। अब आप ऐसे समझिए, यहां पर कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आता है और वो कहता है वोट चोर गद्दी छोड़, तो टीटीएम के तहत, ताबड़तोड़ मालिश के तहत
कार्यकर्ता झंडा लेकर के सड़क पे उतरते हैं और पूरा, और उसके बाद फिर एक ऑपरेशन दूसरा होता है, 12-14-15 दिन का यहाँ पर ऑपरेशन हो गया, काम हो गया, और उसके बाद फिर क्या होता है, कूलिंग द हिल्स। राहुल जी चले जाते हैं विदेश के दौरा पे, हो गया भैया, मैंने कर दिया अपना काम। हाँ, बिहार में इतना महत्वपूर्ण चुनाव भैया, एक चुनाव जीत लो, एक चुनाव तो जीत लो, लेकिन आपने अपना काम किया, ठेकेदारी कर दी और चले गए आप। फिर आपको कब याद आता है? तेजस्वी यादव को इस बीच में याद आता है, अरे भैया महागठबंधन है, हमने तो इतना बड़ा सपना संजो रखा है। राउज एवेन्यू में पेशी होती है और उस दौरान तेजस्वी यादव चाहते हैं मिलना किससे? मल्लिकार्जुन खड़गे से, है नहीं, राहुल गांधी से। भैया तो पहाड़ों में चले गए, ठगा हुआ सा महसूस करके वापस आते हैं। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए साल 2014 में क्या हुआ था। लालू प्रसाद यादव लाख कोशिश कर रहे थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने की। वो दौर था जबकि नीतीश कुमार ने संबंध विच्छेद कर लिया था भाजपा से, क्योंकि एक तस्वीर वायरल हो गई थी नरेंद्र मोदी के साथ। और 2010 में जो यहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था बीजेपी का, तो उन्होंने भोज कैंसिल कर दिया था, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के सामने से पत्तल छीन लिया था, रिश्ते बहुत गड़बड़ा गए थे। वो दौर था जबकि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो चले जाए कांग्रेस के नजदीक, और सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दिया गया था लालू प्रसाद यादव को। इस बीच नीतीश कुमार ने क्या खेल किया? लालू प्रसाद यादव तो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं कि सोनिया मैडम से मुलाकात हो जाएगी और गठबंधन बन जाएगा तो एमओए समीकरण बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये एम समीकरण तो भाई कांग्रेस के साथ चला जाएगा। स्पष्ट समझिएगा चीजों को। तब तक पार्टी में सेंध लगा दी। तो आप कह रहे हैं शिवपूजन जी, क्योंकि आप वहां पर दो सेकंड में वो प्रकरण कंप्लीट कर दूं। जी, 2 सेकंड में वो प्रकरण कंप्लीट कर देता हूं। अब क्या हुआ कि राजद में फूट पड़ गया। सम्राट चौधरी जैसे लोगों ने क्या किया, वो तकरीबन 9 विधायक, 12-14 होने वाला था, 22 की संख्या थी कुछ, वो निकल गए। अब लालू प्रसाद यहां पर आते हैं और रिक्शा से भागे थे 10 सर्कुलर रोड से, मुझे याद है क्योंकि मैं वहां पर मौजूद था। वो गए थे राज्यपाल के पास, उनके बेटे एकदम बड़ी गाड़ी में एकदम हंगामा करते हुए पीछे से आए, लेकिन लालू तो ग्रास रूट पॉलिटिशियन है, रिक्शा पे भागे थे, पैदल ही पहले भागे थे, तो रिक्शा मिल गया, रिक्शा से भागे थे। एक नारा दिया था, धान का रोटी तवा में और नीतीश गईल हवा में। फिर उसके बाद एक स्लोगन दिया, बहुत हो गईल गठबंधन अब होईल लठबंधन। 2025 में वही हुआ है प्रेमशंकर भाई, वही हुआ है, लठबंधन किया, लेकिन इस बार लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने अपने शब्द पे किया है। अब मैं फिर आपको डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं। जो राहुल गांधी यहां पर आए थे, एसआईआर का मुद्दा, वोट चोर गद्दी छोड़ कर गए थे, उससे कभी भी इत्तेफाक तेजस्वी यादव ने नहीं रखा था। और तभी आप देख रहे थे कि जो वो वीडियोस आते थे कि वो बार बार उनके कान में कह रहे हैं कि भाई रोजगार की बात कीजिए। जी जी जी। लेकिन राहुल गांधी पता नहीं कहां से उनको इनपुट्स आता है। मुद्दा वोट चोर गद्दी छोड़, भाई किसका वोट चोरी हुआ? किसका वोट चोरी हुआ? एक तो दे दो, एक एग्जाम्पल दो। आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए उस एग्जाम्पल का क्या हुआ? दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने आपको पंक्चर कर दिया और आपके दिशा निर्देश पर तेजस्वी यादव ने भी कहा भैया मेरी भी वोट चोरी हो गई। हस्र क्या हुआ? तेजस्वी यादव 2 जगह से वोटर लिस्ट में इंक्लूडेड थे। यानी कि आप यही कह रहे हैं शिवपूजन जी कि ग्राउंड जीरो पर आप हैं,
आप लंबे समय से वहां पर देख रहे हैं कि एसआईआर में क्या हुआ, मुद्दे क्या उठाए गए, सवाल क्या किए गए और उसका हश्र क्या हुआ, और उसका असर जो है वो फर्स्ट पेज में दिखा होगा, क्योंकि एसआईआर के बाद में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। तो फर्स्ट पेज में जो 2-3 बड़े मुद्दे दिखाई दिए, एक तो महिलाओं की भागीदारी, दूसरा जो विकास मॉडल है डबल इंजन की सरकार की वो, और तीसरा जो एक नैरेटिव है वो जंगल राज वाला। इन सब चीजों पर फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, उसी को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि अब फर्स्ट फेज हो गया है तो बात भी बहुत हो गई है, हम बात करें कि अब सेकंड फेज में, क्योंकि सीमांचल में वोटिंग हुई है और सीमांचल वो इलाका है जहां पर 50 से 60% का डाटा है, जहां मुसलमान है और वो डिसाइसिव वोट है। वैसी स्थिति में जब ओवैसी को तेजस्वी यादव ने बहुत खराब तरीके से कई चरमपंथी कहकर एक पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, अब उसी को ओवैसी पूरे सीमांचल में कैश करा है, तो ये कितना नुकसान करेगा, क्योंकि डिप्टी सीएम वाला भी जो मसला था, क्योंकि 18% बनाम 14% का एक चल रहा था कि जो 18% है उसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, और जो 2.5-3% मुकेश सहनी है उसको आप डिप्टी सीएम बना रहे हैं। तो उस पर भी मुसलमानों ने सवाल उठाया कि क्या आप धरती बिछाने के लिए हैं, दरी बिछाने के लिए हैं, हम किस लिए हैं। और जो चरणपंथी कहा उसको लेकर ओवैसी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और हमलेवार है इस पर, तेजस्वी यादव पर। तो सेकंड फेज का चुनाव आप कैसे देखते हैं ये बताइए, फिर हम कंक्लूडिंग जाएंगे, क्योंकि कल याद रखिएगा कि कल शाम को एग्जिट पोल भी होना है, तो स्थिति और साफ हो जाएगी। तो सेकंड फेज का थोड़ा सा आप एनालिसिस कर दीजिए, फिर सर हम कंक्लूड करेंगे। शंकर भाई, आपने सेकंड फेज के एनालिसिस सीमांचल को लेकर के करने को कहा है। मुझे ये बताइए कि एमवाई समीकरण के जो क्लेमेंट है, राजद खुद को कहती है, लेकिन पिछले चुनाव में असादुद्दीन अवैसी ने, एमिम ने सेंध मारा या ना मारा, 5 सीटें जीत करके लेके गए। अलग बात है कि आपने उनके 4 विधायकों को तोड़ दिया और अख्तरुल ईमान को छोड़ करके बाकी कोई नहीं बचा। अब जिन्होंने वोट किया था एमिम के लिए, वो ठगा हुआ महसूस करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। वो तमाम ऐसे वोटर्स जिन्होंने एमिम को वोट किया था, उनको क्या लगेगा? हु इज द कल्प्रिट? असादुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, एमिम, या जिसने सेंध लगाई? अब बात समझिए, इस बार बहुत दिलचस्प हो चुका है। असादुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 12% वाला मुख्यमंत्री, और मैं हकीकत में बताऊं तो 2-2.5% वाला उप मुख्यमंत्री, और 2-2.5% भी अब खत्म हो चुका है। अब बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जिस हिसाब से डगरा के बैगन को ट्रीट किया गया है, आप समझ रहे हैं, डगरा का बैगन। पिछले बार मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में भागे थे सन ऑफ मल्ला, इधर आए थे, एनडीए में आए थे, एनडीए ने उनको बहुत तवज्जो दिया था। फिर सन ऑफ मल्ला को लगा कि ही इज द किंग मेकर, उत्तर प्रदेश में प्रचार करने चले गए योगी आदित्यनाथ के लिए। उसके बाद उनके सारे विधायक भाग करके आ गए भाजपा में, ठगा हुआ सब महसूस कर रहे थे। सन ऑफ मल्ला बहुत पैसा पंप करते हैं। इस बार की स्थिति समझिएगा, 60 सीट मांग रहे थे उप मुख्यमंत्री, चलिए भाई आपको उप मुख्यमंत्री बना दिया। सीटें कौन सी दी? एक ही सीट पे चर्चा करता हूं, गोरा बराम। आपने अपने भाई को डाला, भाई आपने कई बंदों को रिटायर करवा करके अपनी पार्टी में लाया, बड़े डॉक्टर, बड़े आईपीएस अधिकारी आपकी पार्टी में आए थे उस उम्मीद से कि टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सेट लगाते रहिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में, जमीनी सच्चाई कुछ और है।
डगरा का बैगन आप बने थे, तभी ना घर के रहे ना घाट के। चलिए, 16 सीट 17 सीट वॉटेवर, आज सच्चाई क्या है? गोरा बोराम से आपने अपने भाई को विथड्रॉ करवाया या नहीं करवाया? किसके दबाव में करवाया? तेजस्वी यादव के दबाव में करवाया। और जो जिस शख्स के दबाव में करवाया वो तो रिबल था राजद का, तो तेजस्वी यादव ने सपोर्ट किसको किया? राजद के रिबल को। दूसरी बात आप ऐसे समझिए कि 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर कोई समन्वय है ही नहीं। इस पार्टी का भी, महागठबंधन से मतलब कांग्रेस का भी, वीआईपी का भी, राजद का भी। और राजद धीरे धीरे दबाव बना के क्या कर रही है? वीआईपी वाले को हटा रही है। जो कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज थी, राहुल गांधी के बिहार दौरा से एकदम बिल्कुल झंडा दिख रहा था, और उसके बाद राहुल गांधी जैसे विदेश दौरा पे गए, फिर कांग्रेस मरनासन हो गई, क्योंकि पौधे में पानी डालने वाला कोई था ही नहीं। अब इस कांग्रेस की विडंबना समझिएगा। कांग्रेस को एकाएक रियलाइज होता है कि भैया वहां पर जो हमारा लीडरशिप है वो लालू का बेहद करीबी है। मैं अखिलेश सिंह की बात कर रहा हूं। उनको हटाया। कृष्णा राहुल, राजेश राम, दलित चेहरा करो प्रोजेक्ट, चलो रैली करते हैं। अरे मुद्दा ऐसा उठाओ जिसमें आप कुछ वैलिड प्रूफ डाल सको। क्या प्रूफ डाला? राहुल गांधी ने 1 2 3 एग्जाम्पल दिया, सब टाइटाफिस, उसी में टाइटाफिस हो गए आपके तेजस्वी यादव भी, कि मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम गायब है। इलेक्शन कमीशन बड़ा सजग था, क्योंकि देखिए ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी मेरे को लग रही है कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को अटैक करो। इसके कोनोटेशन बाय है, एक्सटर्नल फोर्सेस से गाइडेड है, ठीक। और तभी राहुल गांधी मेरे को लगता है कि यहां पर अपना कैंपेन करता है, भाग जाते हैं बाहर। फिर आप देखते हो कहीं पर वो क्या बोल रहे हैं, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। भाई साहब, आप इंडियन डेमोक्रेसी को टीचिंग बाहर से दिलाओगे? ग्रेट ब्रिटेन टीच करेगा, यूएस टीच करेगा इंडिया को डेमोक्रेसी। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बेवकूफी बातें करके अगर आपको, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं करना है, कम से कम डोंट गो अगेंस्ट इंडिया। माय पर्सनल व्यूज। हमारे यहां गणतंत्र कब से है, आप समझ रहे हैं ना? जी जी, मैं ये कह किसी रहा भी हूं, गणराज्य की बात, किसी भी गणराज्य की बात करो, लिच्छवी कर लो, वैशाली कर लो, गणतंत्र कब से है? और छोड़ो एजुकेशन का, आज हमारी स्थिति बद से बदतर है। जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस नहीं है क्या? लालू प्रसाद यादव नहीं है क्या? आप भी बिहारी हैं। 1990 से लेकर 2005 के बीच में ही आपने पलायन किया होगा। मैंने भी पलायन किया था। जी, मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की बात हमने की, और आपने बड़ा विस्तार से बताया उसके रीजन क्या है। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि पहला फेज जो था, जो एसआईआर को लेकर इन्होंने गलती की, चाहे वो राहुल गांधी हो और उनके साथ में तेजस्वी यादव हो, तो उसका जो खामियाजा है वो फर्स्ट फेज में उन्होंने भुगता। अगर रिजल्ट का तो इंतजार हमें करना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका खामियाजा इन्होंने भुगता, क्योंकि जनता ने उसको निकाल दिया, उसको मुद्दा बनने नहीं दिया। सेकंड फेज की आप बात कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स महागठबंधन की है, जो राहुल गांधी की है या तेजस्वी यादव की है, वो धरातल पर नहीं है, धरातल से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए। लेकिन संक्षेप में बताइए, आप जो आरजेडी और कांग्रेस को तो आपने स्कैन कर दिया, इस पूरी लड़ाई में थोड़ा बीजेपी और जेडीयू यानी कि डबल इंजन की सरकार जो है, वो भी तो 20 साल से है ना पूजन जी। तो कुछ जिम्मेदारी तो इनको भी तो लेना होगा ना, कि सारा कुछ जो दोष है वो सारा कुछ मर देंगे ये महागठबंधन को, आरजेडी को, कांग्रेस को। 20 साल में इन्होंने क्या किया ये भी तो इनको बताना पड़ेगा। जैसे जंगल राज को लेकर एक बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो जो विकास नहीं हुआ, जो अच्छा हुआ वो बीजेपी कह रही है कि हमने किया,
जो खराब हुआ वो सब महागठबंधन पर आरोप लगा दे रहे हैं, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। बहुत शानदार सवाल है प्रेम शंकर जी आपका। ऐसे समझिए, बीजेपी अभी क्या कर रही है बिहार में? पूरे देश में बीजेपी का वर्चस्व होगा, डंका बज रहा है, सारी चीजें। बिहार में बीजेपी क्या है? बीजेपी की हैसियत है क्या कि नीतीश कुमार के बगैर चुनावी मैदान में उतर जाए? 2015 में उन्होंने तो हश्र देख लिया है। 2014 के नतीजे के बाद चुनाव में 2015 में उतरी थी बिहार में, आत्मविश्वास से लबरेज थी बीजेपी। मैंने उसी वक्त कहा था 50 से 55 आ जाए। देखिए, ये कास्ट रिडन सोसाइटी है, बिहार की विडंबना है। और ये कास्ट रिडन सोसाइटी है, तभी जातिगत आधारित जनगणना के लिए राहुल गांधी बार बार प्रेस कर रहे हैं। और करवाया, तेजस्वी ने करवाया। अच्छा, आउटकम क्या हुआ? ठीक है भैया, यादव समाज के लोग बहुत बढ़ गए और श्रीवास्तव लाला का समाज बहुत नीचे है। फर्क क्या हो गया? किसको क्या एडवांटेज मिल गया? कहीं कुछ नहीं। फर्स्ट फेज से लेकर सेकंड फेज में कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हुआ क्या है इस चुनाव में? एकला चलो की राह पर चले तेजस्वी यादव। आई मस्ट सैल्यूट तेजस्वी यादव। अपने पिताजी की लिगेसी ले रहे हैं तो अपने पिताजी का बैगेज भी ले रहे हैं। परिवार के अंदरूनी कलह से भी लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, और महागठबंधन के कलह से भी लड़ रहे हैं। ये तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं राहुल गांधी को कि भैया रोजगार उस पर बात करो। ये वही तेजस्वी यादव है ना जिनको कि दुनिया अनपढ़ कह ले, 9वीं फेल कह ले, लेकिन यही तेजस्वी यादव ने नैरेटिव दिया था ना 2020 के चुनाव का। आप ये कर लीजिए, फॉरगेट, मतलब मैं उनका आर्डेंट सपोर्टर नहीं हूं भाई। आई एम इक्वली क्रिटिकल ऑफ हिम एज ऑफ द बीजेपी और द जेडीयू। न्यूट्रल पत्रकार हूं तो उस हैसियत से बोल रहा हूं। 2020 में इन्होंने कहा था 10 लाख रोजगार सरकार बनते ही। नीतीश कुमार ने क्या कहा था प्रेम जी? पैसा बाबूजी के घर से लाइएगा। वही नीतीश कुमार ने यू टर्न करके जब तेजस्वी के साथ सरकार बनाई, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या कहा? 20 लाख रोजगार देंगे। कौन कहता है 10 लाख? यू टर्न किसने कराया? तेजस्वी यादव ने कराया ना। यू टर्न सिर्फ तेजस्वी यादव ने कराया था। अब स्थिति को हम समझते हैं। जी। अभी महागठबंधन एकमात्र फाइटर है अभिमन्यु की तरह तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी डगरा का बैगन की तरह इधर से उधर घुलट पुलट करते हुए आज वो ना घर के रहे ना घाट के। सही सबक उनको तेजस्वी यादव ने सिखा दिया। और कांग्रेस तो भाई नेशनल पार्टी है। युवराज को कौन ज्ञान दे सकता है? मैं भी नहीं दे सकता। युवराज आते हैं यहाँ के, युवराज आते हैं यहाँ कैंपेन कर रहे हैं और तालाब में वो गरई पकड़ने चले जाते हैं। युवराज की बहन यहां पर आती हैं और वो क्या करते हैं? थारू जनजाति के साथ वो नाच करती हैं। वोट उससे नहीं मिलता है। जी जी, मैं कह रहा हूं वक्त की कमी है। और एक तो सवाल बहुत जरूरी है, वो आपसे लेना है मुझे, कि आपने बहुत बढ़िया से एनालिसिस कर दिया। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, राहुल, तेजस्वी, ये चार, और साथ में बीजेपी और जेडीयू को भी बता दिया कि वो कहां पर खड़े हैं और किस तरीके से अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जहां मौका मिला काउंटर करने का उन्होंने काउंटर भी किया, जहां अपनी बात रखनी थी उन्होंने अपनी बात भी रखी। और वो जनता देखे तो ऐसे 20 साल से सरकार चलाना, और नीतीश कुमार को आज भी बिहार में उतना ही मान्यता है,
नहीं वो पसंद करते हैं जो 20 साल पहले कर रहे थे। ये तो सच है, और बाकी तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। एक आदमी के बारे में, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए कि पूरे खेल में जो अपने आप को सबसे बड़ा हीरो समझता था। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे बायस कह सकते हैं, आप मुझे कह सकते हैं कि आप न्यूट्रल पत्रकार नहीं है, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, जो भी आपको कहना कह सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर को आपकी नजर में आप कहां देखते हैं इस पूरे चुनाव में? क्या वो एक्सपोज हो गए? नहीं, वो एक्सपोज नहीं हुए। आप सोच सकते हैं कोई बंदा 3 साल की मेहनत के बाद आज बिहार के नैरेटिव का टॉप मोस्ट एजेंडा है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन और एनडीए ब्लॉक को बाध्य किया आज की तारीख में कि वो विकास पर चर्चा करें, वो पलायन पर चर्चा करें। प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, मैं पत्रकार हूं। एक ही चीज कहूंगा, बिहार की विडंबना है कि हम लोग कास्ट लाइन से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर हम कास्ट लाइन पे वोटिंग नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि प्रशांत किशोर का काट नहीं होगा। आज प्रशांत किशोर ने जो एजेंडा सेट किया था 3 साल पहले, और आप मेहनत देख रहे हैं प्रशांत किशोर की, मेहनत देख रहे हैं। कोई भी बंदा चाहता है उनके साथ सेल्फी, उनकी गाड़ी पे चढ़ जाता है, सेल्फी लेता है। प्रशांत किशोर थोड़े से एरोगेंट दिखते हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी से हटे हुए हैं। यही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने एनडीए को मुद्दे पे लाया, महागठबंधन को मुद्दे पे लाया। वोट नहीं मिलेगा प्रशांत किशोर को, क्योंकि हम लोग फ्रैगमेंटेड हैं कास्ट लाइंस पे। वो कास्ट के बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, वो जेनजी को अपील कर रहे हैं। बिहार का जेनजी अभी डिवाइडेड है। प्रशांत किशोर वाकई में जिस तरीके से आप कह रहे हैं, मैं उसको लेकर कभी अलग से आप पर डिबेट करूंगा कि वो कहां पर किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाई और कहां पर उनको लगा कि फेल हुआ, या जो उन्होंने सोचा था जिस तरीके से बिहार को लेकर जाने का, क्या वो कर पाने में सक्षम नहीं हुए, या जो टीम उन्होंने बनाई उस टीम में उनके अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उनके साथ चल सके। कई चीजें हैं वो फेल क्यों हुए, उनकी 3-4 बड़ी कारण है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अंत में अंतिम सवाल, क्योंकि अंतिम सवाल है और सेकंड फेज के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा 40 सेकंड में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कमिंग अप हेडलाइन। आप पूरे अभी तक के चुनाव को हेडलाइन के रूप में बता दीजिए कि बिहार की जनता, मेरी सहरसा की जनता समझ जाए कि बिहार का चुनाव जो पहला मेरा सवाल था, मैं उसी सवाल पर फिर आ रहा हूं कि बिहार में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है और क्यों दिख रही है? सिर्फ 1 मिनट मुझे बताइए प्लीज। मैं 30 सेकंड में आपको बताता हूं। ये 10 दरिया चुनाव हो चुका। जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने डंप कर दिया था, वो 10,000 का स्कीम दे करके 1 करोड़ कुछ जीविका दीदी है। अच्छा, ये 10,000 पाने के लिए एक स्कीम था, आपको पता है क्या है? आपको पहले जीविका का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये जीविका क्या हुई? ब्रिज हो गई, खाई है, ब्रिज हो गई। 1 करोड़ से ज्यादा जीविका महिलाओं को उनके खाते में 10,000 पहुंच गया। तभी मैं कहता हूं 10,000 चुनाव है। 1 करोड़ महिला 1 करोड़ परिवार को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। और पहली बार देखा गया है कि बिहार में वोटिंग पैटर्न, ये महिलाओं का बढ़ता हुआ ग्राफ, अभी डाटा एग्जैक्टली नहीं आया है, ये आगे आकर के इतना 7, 8, 9% एक्स्ट्रा महिला का वोट किसको जा रहा है? ये महागठबंधन को जा रहा है क्या? नहीं, भूल भी मत रहिए। नीतीश कुमार ने मेटिकुलसली इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप किया भाई। पहला, साइकिल पोशाक योजना,
वो तस्वीर याद कीजिए 2005 से 10, साइकिल, बच्चियां जा रही है स्कूल ड्रेस में। कोई सोचा था क्या? सड़कें बनी है, बिजली हो गया इंप्रूव, महिलाओं को रिजर्वेशन। आज बिहार पुलिस में आइए, जिप्सी घूम रही है, 3-4 SLR लेकर के आपको महिला दिखेगी। और बम्पर बहाली, जबरदस्त तरीके से महिला टीचर्स। और अब 10,000, क्यों 10,000 में जो मेरा फीडबैक है, 40 रिपोर्टर काम कर रहे हैं हमारे साथ अभी पूरे बिहार में। प्रेम शंकर जी, अभी तक जो रिपोर्ट आया है वो यही आया है, उनमें से महिलाओं ने कुछ पैसे दवा में खर्च की, कुछ ने साड़ी खरीदी, पर 5,000 से 7,000 बचाया। किसी ने चाय की दुकान डाली, कोई वहां पर वेजिटेबल मतलब 5,000 की सब्जी खरीद को लगा रही है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करेगा, अंदाजा लगा लीजिए। अब कोई कह रहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी, फिजिबल है क्या? 9.5 लाख करोड़ का बजट होगा। समझ गया मैं। कुल मिलाकर शिवपूजन जी कह रहे हैं, जो द पॉलिटिकल पंडित के संपादक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बिहार को तो इन्होंने इतना जाना और परखा है कि वहां एक एक गांव, एक एक विधानसभा, एक एक संसदीय क्षेत्र इनका घूमा हुआ है। वहां की राजनीति को कहते हैं कि नस नस रग रग जो कह लीजिए, उसको भली भांति से जानते हैं। तो इनको ही पता है, कई चुनाव इन्होंने कवर किए हैं, कई चुनाव को इन्होंने देखा है, और एक एक पॉलिटिशियन का मिजाज कहते हैं ना, दिल में उतर कर ये देख लेते हैं बिना उसके जाने समझे, और उसका आकलन भी करते हैं। इसीलिए विश्लेषण भी इनका शानदार होता है। इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए, सहरसा नाउ के जो हमारे व्यूअर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनसे मिलिए और अपनी राय, अपनी बात, अपना विश्लेषण रखिए कि थोड़ा उनके सामने भी अगर किसी तरीके का कोई धूल है। ये मैं परिप्रेक्ष्य में पूरे बिहार के कह रहा हूँ, पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कि वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी हो, कोई पढ़ा लिखा पत्रकार। देखिए, पत्रकार आजकल तो यूट्यूबर के जमाने बहुत हो गए। पढ़ा लिखा पत्रकार का कहने का मतलब है कि वो आगे पीछे बीच का खबर और खबर के पीछे की खबर जो होती है उसका विश्लेषण करते, आगे क्या होगा वो समझाते, तो दर्शक भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड महसूस करता है, उसको लगता है कि हाँ कुछ सुना है, कुछ इससे सीखा है हमने। वो शिवपूजन जहाज जी आपके आने से मुझे लगा कि आज हम लोग तृप्त हुए, मतलब बिहार की राजनीति जिसको समझना है वो तृप्त हुए हम लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, जुड़ते ही रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बातों को रखने का। मुझे कोई एक्यूज नहीं कर सकता है, मुझे कोई एक्यूज नहीं कर सकता कि मैं पक्षपात करता हूं। बेबाकी से अपनी बात को रखा है। प्रेमशंकर जी, सो थैंकफुल टू यू दैट यू प्रोवाइडेड मी अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक माय हार्ट आउट। गॉड ब्लेस। जो सच है वही आप कहते हैं, और सच हो सकता है कि किसी को वो पक्षपात लगे, लेकिन सच तो सच है, सच को छुपा नहीं सकता है। और बाकी जो रही बात है, वो कल सेकंड फेज का चुनाव है, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको समझ में आएगा अरे भाई शिवपूजन जी का भी हमने सुना था, बातचीत सुनी थी कि वो सहरसा नाव के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा था, सही निकला। वो फिर सामने आ जाता है, उसमें तो कुछ छुपने छुपाने की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवपूजन जी आपने। और सहरसा व्यूअर है, उनसे मैं ये वादा एक बार फिर से कर रहा हूँ कि जो बिहार का चुनाव है उस पर हमारी कवरेज बनी हुई है, पल पल की खबर छोटी हुई है बड़ी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो भी हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, और नतीजे आप तक बड़ी तेजी के साथ आता रहेगा। यह हमारा वादा है आपसे। नमस्कार।